हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की गणित का मॉडल पेपर पढ़ाएंगे, तो आपको बेहद समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारा जो गणित का पेपर है, मॉडल पेपर कक्षा 9 और कक्षा 10 का कुछ इस प्रकार आएगा कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के हमने आप लोगों के लिए आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पेपर आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 में आएंगे पेपर में। तो यानी स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन हैं वो बहुविकल्पी होंगे और उसके बाद जो हमारे अन्य क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करके आपको सवाल लगाने होंगे। ठीक है, तो हम पहले वीडियो में आप लोगों को, जैसा कि हम बता दे रहे हैं आपको, पहले एक वीडियो में मैं आप लोगों को, इस वीडियो में या कह सकते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुविकल्पी के सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप बहुविकल्पी के सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको सवाल को सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, तो पेपर थोड़ा सा लेंथी होगा, बड़ा है पेपर, लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ में बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता क्या है हमसे, कहता है निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। मतलब कौन सा, ये देखिएगा हमारे पास कितने लिखे हैं, 3 लिखे हुए हैं। पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, तीसरा व्यंजक, चौथा व्यंजक। इन व्यंजकों में कौन सा व्यंजक बहुपद है। देखिएगा, जिन बहुपद किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, तो सबसे पहली बात हम इस पर चलते हैं। तो बहुपद क्या होता है, जिसमें चर का मतलब समझते हो एक्स वाई जेड, जिसमें चर अंडर रूट में हो। ठीक है, और चर की घात एक परिमेय संख्या हो। चर की घात का हो परिमेय संख्या मतलब जैसे 2/3, जिसमें चर बटे में हो, जैसे मतलब 1/, ठीक है, 2/, 3/, और जिसमें चर की घात ऋणात्मक हो। ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, जैसे -3। मतलब चर का मतलब होता है, चर क्या होता है, जो एक्स वाई जेड जैसे होते हैं हमारे पास, आप नॉर्मली तौर पर कह सकते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, तो ये हमारे चर राशियां होती हैं। ठीक है, तो चर की घात कभी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, चर की घात कभी कोई परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, और चर चर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 परिमेय संख्या के रूप में, बटे में चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो हमारा बहुपद नहीं होता है। जरा देखिएगा, इसमें अंडर रूट के अंदर यक्स है, तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। देखिएगा, इसमें चर जो है हमारा परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, बटे में है वाई, यानी जो चर एक्स वाई जेड, देखो बटे में है। हमने क्या बताया था आपको, बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में है तो वो हमारा व्यंजक है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। और इसमें देखिएगा जरा, अंडर रूट यक्स है, तो अंडर रूट यक्स हमने क्या बताया था कि चर अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसी स्थितियां आती हैं तो बहुपद नहीं है। ऐसी स्थितियां आती हैं, ये चारों स्थितियां अगर फॉलो करती हैं तो ऐसी स्थिति में बहुपद नहीं है। तो देखिएगा, इसमें अंडर रूट लगा है, चर में अंडर रूट लगा है, और इसमें चर बटे में है, इसमें भी चर में अंडर रूट लगा है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों तो बहुपद नहीं है, ये तीनों व्यंजक हैं। बहुपद नहीं तो क्या है, व्यंजक है। तो इसका मतलब आपका विकल्प कौन सा सही होगा बेटा, तो आपका जो विकल्प होगा वो आपका कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प। बात आ रही समझ में, यानी आप तीसरे विकल्प में आप निशान लगा दीजिएगा, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप वहां पे सही का निशान लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बहुपद px बराबर -9x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद px बराबर -9x प्लस का 9 का शून्यक है, मतलब इसका शून्यक है। तो याद रखना, तो शून्यक होने के लिए आपको समझना होगा कि यदि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है तो px का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। px का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब px की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखिएगा, px का मान हमारे पास -9x प्लस का 9 है, तो यहां पे लिखोगे -9x प्लस का 9, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 रख देंगे। ठीक है, तो माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में। देखिएगा, ये देखिए, -9x प्लस में, माइनस में था इधर प्लस में आ गया, बराबर क्या बचा, 9। गुणे में था बटे में कर देंगे तो x बराबर 9/9 हो जाएगा। 9 × 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारे पास जो x बराबर 1 निकला है, यही बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो कहीं पर अगर विकल्प में आपके पास 1 लिखा होगा तो हम उस विकल्प में टिक लगा देंगे। जैसा कि देखिएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे
1 लिखा हुआ है, तो इस पर हम टिक का निशान लगा देंगे, यानी ये विकल्प आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है व्यंजक, देखिएगा जो व्यंजक लिखा है 2 प्लस का √5 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 माइनस का √5 लिखा है। कहता है का मान है, मतलब इन चारों विकल्प में आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिएगा इसे, देखिएगा एक में प्लस लगा है तो एक में माइनस लगा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक में प्लस लगा है तो एक में माइनस लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का b, देखिएगा ये प्लस लगा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस का b, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस का b, a माइनस का b बराबर का हो जाएगा a² माइनस का b²। अब a के स्थान पर कितना रखोगे, a के स्थान पर आप कितना रखोगे 2, देखिएगा a के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पर √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, 4 लिख दिया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में 4 निकल गया, 1 काहे का 1 माइनस का 1। तो आपके पास जरा देखिएगा विकल्प में जहां पर -1 लिखा होगा वही आपका विकल्प सही है। तो किस विकल्प में आपके पास -1 लिखा है, तो इस विकल्प में -1 लिखा है, तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। कहता है किसी शंकु के आधार का व्यास, जरा देखिएगा किसी शंकु के आधार का व्यास, देखिएगा ये जैसे हमारे पास क्या है एक शंकु है, ये हमारे पास क्या है एक शंकु है, ठीक है। ये शंकु का केंद्र है, ठीक है, और ये शंकु का क्या है हमारे पास व्यास। तो शंकु का व्यास हमारे पास कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो व्यास हमारे पास शंकु का व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्या दिया गया है हमारे पास, तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है हमारे पास, यहां पे देखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमारे पास कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो हमसे कहता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा व्यास दिया गया है, आपको पहले तो इसको त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा व्यास का आधा होता है, सूत्र क्या होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास हमारे पास कितना है बेटा 8 है, और बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 चौको 8, तो r बराबर आपके पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। ऊंचाई h बराबर आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है तो l² बराबर, ध्यान दीजिएगा l² बराबर h² प्लस का r² होता है। तिर्यक ऊंचाई को l से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो l बराबर l² बराबर h का मान हमारे पास कितना है, h का मान हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का r का मान हमारे पास 5 है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास बेटा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, स्क्वायर हटा, ये वाला स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। और l बराबर कितना हुआ 25 का वर्गमूल का होता है 5। तो आपका बेटा l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितने निकल के आया 5, जिस विकल्प में 5 होगा उसी विकल्प में हम सही का निशान लगा देंगे। तो देखिएगा कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आपका ये जो पहला विकल्प है ये पहला विकल्प आपका सही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला विकल्प सही हुआ, तो ये हो गए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यल का मान आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर चलिए अगले क्वेश्चन में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है सभी लोग, देखिएगा 16 की पावर, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा 16 की पावर 3/4 का मान है। क्या लिखा बेटा 16 की पावर 3/4 का मान है। अब देखिएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 लिखा है तो 16 को हम क्या 2 की पावर 4 कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब वही होता है 16, कितना होता है 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 को 4 बार गुणा करिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना होता है बेटा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो ये 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और यहाँ पे लिख देंगे 3 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, आई बात समझ में। तो हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अगर जिस विकल्प में 8 होगा उसी विकल्प में हम सही का निशान लगा देंगे। तो बताइए 16 की पावर 3/4 का मान हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 पर आप टिक का निशान लगा देंगे। बात आ रही समझ में, यही विकल्प आपका सही है। अगले देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है
सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएं, ठीक है। देखिएगा, कहता है सम्मुख चित्र में, ये देखिएगा हमारे पास जो चित्र बना हुआ है इस पर फोकस करेंगे। कहता है सम्मुख चित्र में BOC बराबर 60 अंश, तो कोण A का मान बताइए, यानी इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। इस कोण का मान देखिएगा, आपको एक प्रमेय होती है, तो जो हमारे पास देखिएगा चित्र है ऐसा कुछ बना हुआ है कि ये है सेंटर है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 60 अंश का कोण बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ये देखिएगा ये हमारे यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे परिध पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो आपको एक प्रमेय होती है कि केंद्र परिध पर बना कोण, परिध पर बना कोण आपको इस पर ज्ञात करना है। परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ध्यान दीजिएगा, परिध पर बना कोण, परिध पर बना कोण, कोण केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का, बने कोण का आधा होता है। कितना होता है बेटा, आधा होता है, ठीक है। तो आधा का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको कोण निकालना है तो ये 60 है, 60 का आधा कर दीजिएगा, तो 60 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 30, ठीक है। देखिए केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो 60 अंश केंद्र पर बन रहा है, ये केंद्र वृत्त का है, ये केंद्र पर कितना अंश का बन रहा है, 60 अंश का, तो ये हो जाएगा 60 अंश, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, तो इधर हो जाएगा 30 अंश। तो जिस विकल्प में आपके पास 30 लिखा होगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो इस विकल्प में 30 का निशान लगा देंगे। बात आ रही समझ में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 36/100 का दशमलव प्रसार बताइए। 36/100 का दशमलव प्रसार बताना है, तो ये कैसा प्रसार है, सही ये अशांत दशमलव है कि शांत दशमलव है कि अनावसनीय आवर्ती है कि कैसा है, तो आपको क्या बताना है। तो देखिएगा हमारे पास क्या लिखा है, 36/100 लिखा है। देखिएगा तो आप जब इसमें देखिएगा भाग करेंगे तो यह एक शांत दशमलव हो जाएगा। देखिएगा जब हम 100 से भाग करेंगे, 100 भागे कितना करेंगे, 36 करेंगे। तो अब देखिएगा ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो पहले 0 लगा के एक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे एक शून्य लग जाएगा। अब 100 का पहाड़ा पढ़िए कि 360 से आगे नहीं जाने पाए, 100 ही 300 होता है, तो 300 लगा देंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब बेटा 3 में 3 गया कुछ नहीं, दशमलव लगा एक शून्य वो लगा देंगे, 100 छक्का 600 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिएगा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, पूरा नीचे कट गया। तो अब ये कैसा है, नीचे कट गया, कुछ बचा तो नहीं ना, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव है, ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है बेटा, ये शांत दशमलव है, तो इसमें हम टिक लगा देंगे, ये शांत दशमलव में कौन सा विकल्प आपका सही है, शांत दशमलव बेटा, क्या है, शांत दशमलव। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, देखिएगा कहता है कि 99 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर का मान है 197, 187, 207 क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, 99 का स्क्वायर माइनस का और 98 का स्क्वायर, ये इसका मान होगा। तो 99 का स्क्वायर मतलब इसको मान लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी लिखा जाएगा। हो गया। लिखने के बाद बेटा आपको एक ये देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हम 99 प्लस का 98 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 99 माइनस का 98 लिखेंगे। बात आ रही समझ में, 99 माइनस का 98। तो अब 99 98 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 के साथ हासिल हुआ 1, 9 9 18 1 19 हो जाएगा और गुड़े। और 99 में अगर 98 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 197 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 197। अगर एक विकल्प में 197 लिखा है तो उसी 197 में हम निशान लगा देंगे, वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बात आ रही सबको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है x की पावर 5 माइनस का x की पावर 4 प्लस का 3 की घात होगी। तो बताइए सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है ना, तो 5 है, तो 5 में देखिएगा इसमें क्या देखा जाता है, ये जो बहुपद है इस बहुपद की सबसे बड़ी घात देखी जाती है, की घात है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, तो 5 में हम टिक लगा देंगे, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का क्या लिखा है, 6 का गुणनखंड करिए। देखिएगा बेटा 6 के ऐसा फैक्टर करिए जोड़ने पर 5 आ जाए, तो देखिएगा 6 के ऐसा फैक्टर करिए जोड़ने पर 5 आ जाए। देखिए 3 दूना कितना होता है बेटा 6,
और अगर 3 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का जो 5 लिखने का तरीका है वो 3 प्लस का क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 6, ये हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने और ये अंदर जाएगा तो इधर से माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का और इधर से x जाएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 6। ध्यान देना बेटा, हो गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर लिख लिया और माइनस का देखिएगा, सबसे पहले ये बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में x कॉमन है तो पहले x कॉमन कर लेंगे, तो एक x से निकाल लिया तो एक बच गया, माइनस का ये x से निकल गया, क्या बचा हमारे पास 3 बच गया। फिर आगे माइनस दिखा पड़े तो माइनस से कॉमन कर लो, 2 के पहाड़ में 2 आता है, 2 के पहाड़ में 6 आता है, इसका मतलब 2 भी कॉमन है। तो बचा क्या हमारे पास x और माइनस से निकाल लिया तो प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का, और 2 का पहाड़ा पर ये 6 से आगे नहीं जाने पर दूता ही 6। अब दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है x माइनस का 3, बचा क्या हमारे पास x माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस विकल्प में x माइनस का 3 x माइनस का 2 होगा वही विकल्प आपका सही होगा। बताइए किस विकल्प में हमारे पास x माइनस का 3 x माइनस का 2 पहले विकल्प में है, तो यानी आपका ये जो पहला विकल्प है यही विकल्प आपका सही है। बात आ रही समझ में, तो पहला विकल्प आपका सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है व्यंजक, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, कहता है व्यंजक, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, सबको दिखाई पड़ रहा है, चलिए दिखाई पड़ रहा है सबको, ठीक है। कहता है व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का के का एक गुणनखंड x प्लस का 1 है। ध्यान दीजिएगा, कहता है किसका गुणनखंड 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का के का गुणनखंड, का गुणनखंड कौन है, कौन गुणनखंड है, तो कहता है x प्लस का 1 है, x प्लस का 1 है। तो आप देखिएगा जब गुणनखंड है तो x प्लस का 1 बराबर 0 रखोगे तो x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर आपके पास -1 आ जाएगा। तो जो -1 है तो ये जो बहुपद है जब x की जगह -1 रखो तो इस पूरा बहुपद का मान यानी px बराबर क्या हो जाएगा उस समय 0 हो जाएगा। तो हमारे पास px यानी ये पॉलिनोमियल्स ये यानी बहुपद, इसकी जगह पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2x माइनस का k बराबर का हो जाएगा 0। तो x के स्थान पर आप कितना रखोगे 3 गुणे x की जगह पर -1 रखा जाएगा स्क्वायर प्लस का 2 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का k बराबर का हो जाएगा 0। -1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का k लिख दिया जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 2 एक अन्नम 2, 2 में सॉरी 3 एक अन्नम 3, 3 में 2 निकल गए 1 आ जाएगा, ये माइनस में था उधर उठ के जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो k का मान हमारे पास कितना आ गया बेटा, k का मान हमारे पास k की जो वैल्यू आ गई यानी k इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर हमारे पास विकल्प में 1 है कहीं पर तो हम उसी 1 पर टिक लगा देंगे बेटा। देखिएगा ये हमारे पास 1 पर हमने टिक लगा दिया, यही हमारे पास k का मान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, यदि समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर k का हल 2, 0 है तो k का मान ज्ञात किया। हल का मतलब होता है ये x का मान है और ये y का मान है। बात आई समझ में। तो आपको हल करने का मतलब है x के स्थान पर आपको 2 रखना है, ये वाला 2, और y के स्थान पर आप क्या रखोगे 0। तो आपके पास जो यहाँ पे 2x प्लस का लिखा है 3y बराबर का है k, यहाँ पे जब रखोगे रखने पर किस पे रखोगे जिसका हल है ये, तो 2 गुणे x की जगह पर 2 प्लस का 3 गुणे y की जगह पर 0 बराबर का हो जाएगा k। तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 3 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का क्या बराबर सॉरी यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू k हो जाएगा। अब बताइए k का मान क्या निकल के आया, k का मान क्या निकल के आया 4। तो जहाँ पर विकल्प में 4 लिखा होगा तो उसी विकल्प में सही का निशान हम लगा देंगे। बात आ रही समझ में सभी बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि किसी घटना ई की प्रायिकता, देखिए प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, यहाँ पे समझिएगा, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी बराबर, देखिएगा हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया देखिए पी बराबर हमारे पास 0.37 दिया गया है। देखिएगा देखिए पी बराबर 0.37 दिया गया है। तो कहता है हमसे पी नॉट, मतलब इसका मतलब होता है नॉट का मतलब नहीं, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखना सभी लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए, किसी घटना का होना इसको बोलते हैं घटना का होना, इवेंट किसी घटना होने की प्रायिकता प्लस और किसी घटना ना किसी का ना होने की घटना,
बराबर दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ा जाएगा तो एक घटना की पूर्ति होती है। मतलब किसी घटना की प्रायिकता तथा उस घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों का जो योग होता है वो बराबर कितना होता है 1। और हमारे पास पीई बराबर कितना दिया गया है 0.37 दिया गया है। प्लस का आपसे पीई नॉट का मान निकालने के लिए कह रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास जो आ जाएगा पी नॉट बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस का 0.37 हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे घटाया जाएगा, एक दशमलव लगाइए, डबल जीरो लगा देंगे, 0.37 को घटाएंगे इसमें, तो यहाँ से एक उधार लिया बन गया 10, 10 में 7 निकल गया 3, 9 में 3 निकल गया 6, दशमलव नीचे दशमलव और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमें पास कितना आ जाएगा पी नॉट बराबर कितना आ जाएगा देखिएगा बराबर 0.63। अगर जिस विकल्प में आपके पास पी बराबर 0.63 लिखा होगा वही विकल्प आपका सही है। तो किस विकल्प में लिखा है हमारे पास देखिएगा, पहले ही विकल्प हमारे पास लिखा है तो 0.63, तो इस विकल्प पे आप टिक लगा दीजिएगा, तो यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बात आ रही समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब दो परिमेय संख्याएं हैं, उन परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। देखिएगा मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, अब यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या, इधर भी 3 भी एक परिमेय संख्या, इन 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, इन्फिनिटिव परिमेय संख्या होती हैं। कितनी इन्फिनिटिव परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो याद रखना, तो आपको किस में टिक लगा दोगे, अनंत में टिक लगा दीजिएगा, अनंत में, यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिएगा बेटा, फिर आ जाएंगे, कहता बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिएगा, तो हम चतुर्थांश बनाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा चतुर्थांश है तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय, इसको बोला जाता है चतुर्थांश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला जो चतुर्थांश है वो प्लस कामा प्लस है, ठीक है। दूसरा जो चतुर्थांश है वो प्लस कामा माइनस होता है, सॉरी माइनस कामा प्लस होता है, माइनस कामा प्लस होता है। तीसरा चतुर्थांश माइनस कामा माइनस होता है, और चौथा जो चतुर्थांश होता है वो हमारे पास प्लस कामा माइनस होता है। इतनी बात याद रखना। तो पहला चतुर्थांश प्लस प्लस होता है, यानी भुज भी प्लस कोटि भी प्लस, इसमें भुज माइनस कोटि प्लस का, इसमें भुज माइनस कोट भी माइनस, इसमें भुज प्लस और कोट माइनस होता है। देखिएगा किसमें भुज और कोट दोनों माइनस है, देखिएगा यही तो है, दोनों माइनस कह रहा है, ये भी देखिएगा माइनस का है और ये भी माइनस का है, मतलब ये भुज है और ये क्या है कोट ही है। तो देखिएगा भुज भी माइनस है, कोट भी माइनस है, तो किस चतुर्थांश में जा रहा है ये, तृतीय चतुर्थांश में। तो कहीं पर जहाँ पर तृतीय लिखा होगा तो उसी विकल्प में हम टिक लगा देंगे, तो वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले के क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इधर देखिएगा, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल के फल के कितने गुना होता है। देखिएगा ये हमारा घन है, जैसे लूडो की गिट्टी आप लोगों ने देखा होगा, लूडो की गिट्टी, ठीक है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का घन का बोलिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है वो क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, ये याद रखना आपको। यानी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। अब आपको वो हमसे क्या कहता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके प्रत्येक पृष्ठ का मतलब जो आगे वाला, जिसमें देखिएगा लूडो की गिट्टी, जो जब हम लूडो खेलते हैं तो गिट्टी गिरती है तो उसका जो फ्रंट ऊपरी वाला भाग, तो उसका कैसा होता है, वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है भुजा स्क्वायर। अब बताइए, ये देखिएगा भुजा स्क्वायर गुणे 6, तो कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो हम यहाँ पे जिसमें लिखा होगा 6 उसी में हम टिक लगा देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में कहता है एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, प्रायिकता है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, तो और कहता है 4 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रायिकता क्या आने की, 4 बार चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिएगा 4 बार चित्त आने की क्या पूछ रहा है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी पी। तो इसका जो फार्मूला होता है कुल, देखिएगा अनुकूल परिणाम, क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हमारा फार्मूला है।
अब देखिएगा अनुकूल परिणाम कितनी बार चित्त आया है, 4 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और कितने परिणामों में कितने बार उछाला गया है, 10 बार उछाला गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। बेटा कितना हो जाएगा 10, तो 2 से काट लिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अगर 2/5 जिस विकल्प में लिखा होगा वही विकल्प हमारा सही है। तो किस विकल्प में लिखा है हमारे पास, तो ये देखिएगा हमारे पास ये इस विकल्प में लिखा है, तो इस विकल्प में हम इसको सही का निशान लगा देंगे। बात आ रही समझ में सभी बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसकी कोटि होगी, इसकी कोटि। देखिए जब कोई बिंदु x अक्ष पर होती है तो उसका कोटि क्या होता है, 0। देखिए बिंदु कहाँ पर है, x अक्ष पर है। ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास क्या है, अक्ष है, इसको बोला जाता है x अक्ष, इसको x डैश, y अक्ष y डैश। देखिएगा ये हमारे पास क्या है, x अक्ष है, और कोई बिंदु जब x अक्ष पर होता है तो वहाँ पे y बराबर 0 होता है, y हमारा कोटि है, तो कोटि का मान कितना होगा, 0। तो जिस विकल्प में लिखा होगा हम उसी विकल्प में निशान लगा देंगे, 0। बात आ रही समझ में। अब अगला कहता है हमसे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, समझ रहे हो, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसकी कोटि क्या होगी, 0, क्योंकि भुज तो रहेगी, क्योंकि उसके निर्देशांक x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये भुज होता है और ये क्या हो जाती है, इसकी कोटि हो जाती है। जब कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो y निर्देशांक 0 होता है, तो y निर्देशांक ही हमारी कोटि होती है, तो कोटि का मान क्या होगा, 0। तो वही पूछ रहा था, यहाँ पे 0 लगा दिया। चलिए कहता है अब अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। देखिएगा ये देखिएगा ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ध्यान दीजिएगा ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त की क्या है, जीवा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से अगर किसी भी जीवा पर आप लंब डाल दोगे तो हमारी जो जीवा है वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। जितना भाग इस भाग की लंबाई होगी उतना ही इस भाग की लंबाई होगी। यानी आप ये कह सकते हो इसकी परिमेय क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है, सम का मतलब समान, द्विमेय का मतलब 2 भागों में भाजित करता है, 2 भागों में समान, 2 भागों में विभाजित करता है। तो विकल्प ए में टिक लगा दीजिएगा बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिएगा याद रखना बेटा, जैसे ये वृत्त है तो ये जीवा, बहुत सारी जीवाएं होती हैं, एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं, अनंत जीवाएं होती हैं, लेकिन वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। याद रखना वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। तो याद रखना कहीं पर वृत्त के व्यास के बराबर होगा, व्यास के बराबर, किसके बराबर बेटा, व्यास के बराबर होगा। ये बात आ रही समझ में। तो हमारे पास यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, व्यास के बराबर होता है, ठीक है, बात आई समझ में। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। कि उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो देखिएगा ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको 1 से लेकर के 20 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब इसके अगले वीडियो में आप लोग लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। तो ठीक है, वीडियो को, तीनों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो सारे वीडियो को जब देखोगे तब आपका पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये भाग नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर 1 है, यानी भाग नंबर 1 है। तो इस भाग को आपने अच्छे से पढ़ा, सारे बहुविकल्पियों को हमने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। कि उम्मीद है जिन बच्चों ने पूरा वीडियो क्लियर देखा होगा तो उनको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये भाग 1 है। इसके बाद जो भाग 2 आएगा उसको भी पढ़ना मत भूलेंगे, क्योंकि वो भी मॉडल पेपर, इसी मॉडल पेपर का हिस्सा है। तो अभी तक आपने 1 से लेकर के 20 तक के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने जाना, समझा, ठीक है। और अब ये भाग आपका कंप्लीट 1 हुआ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 आएगा, क्योंकि इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंथी है। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है। तो वीडियो को भाग 2 देखना मत भूलें, ठीक है। इसके बाद हम भाग 2 आएगा तो भाग 2 को जरूर देखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।